मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज देश के अंदर गहराते जल संकट भाग 2 के विषय में केवल तालाबों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि आप तालाबों के विषय में गंभीर चिंतन मनन करें और लोगों को इस विषय में प्रेरित करें। मैं आलेख वाचन करने जा रहा हूँ कि प्राकृतिक सुरम्यता का देश, पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, सरोवरों, झीलों और जलाशयों का देश, झरनों, प्रपातों, वनों से आच्छादित सुखद पर्यावरण के लिए विख्यात यह देश पानी पानी और फिर पानी के लिए त्राह 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 सुनाई दे रहा है। कहीं ना कहीं खोट तो है, और यदि खोट है तो रेखांकित करना हम सबका दायित्व है। हिमालय के मुकुट से महिमा मंडित होने वाला यह देश, सागर जिसके चरण पखारे, गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी जिसे तृप्त करें, ऐसा देश पानी 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 के लिए त्राह त्राह करे तो चौंकना पड़ता है और कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। पावन सरिताओं से आवृत क्षेत्र प्यासा हो जाए तो यह चिंतनीय और सोचनीय, साथ में विचारणीय भी है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, हर एक क्षेत्र में जल समस्या है। सब लोग पानी के लिए त्राह त्राह कर रहे हैं। पेयजल और कृषि की सिंचाई के पानी का सर्वत्र अभाव और संकट है। हमें इस अभाव से यथाशीघ्र उबरना होगा, अन्यथा बिन पानी सब सून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। जल भूतल पर प्रकृति का प्रदत्त अमूल्य, निःशुल्क, अनुपम, उपयोगी उपहार है। देश के कई भागों में सुरम्य वातावरण के केंद्र में रहे सरोवर अब दम तोड़ने लगे हैं। जो पर्यावरण को स्वच्छ रखते थे, वे सरोवर अब स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुके हैं। खिले हुए कमल दलों पर मंडराते भंवरे, उनकी गुंजन, कवियों को आकर्षित का काव्य सृजन को प्रेरणा देने वाले तालाब आजकल पर्यावरणविदों की चिंता का विषय बन रहे हैं। अपार जलराशि वाले जलाशय अब मलाशय के केंद्र बन गए हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि हैंडपंपों के जमाने में कुओं और बावड़ियों और सरोवरों से क्या सराकार, लेकिन यह सच नहीं है। हम चाहे जहां चले जाएं, चाहे जितनी प्रगति कर लें, लेकिन हमारे अपने दैनिक जीवन में कुओं, बावड़ियों और सरोवर से सदैव सरोकार रहेगा। अन्यथा मानव जीवन के समक्ष आज नहीं तो कल जीवनीय संकट अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज की जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर तरह तरह के तरीकों को अपनाकर मानवीय सभ्यता को निरंतर अंकुरित, अक्षुण्ण बनाए रखने वाले उन स्थानीय तरीकों पर देश के योजनाकारों, विशेषज्ञों, शासन और प्रशासन द्वारा न केवल अनदेखा किया गया है, बल्कि यथार्थ सत्य है कि उनकी जानबूझकर उपेक्षा भी की गई है। प्राचीन काल से जल प्रबंधन का और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन वर्तमान विकास पद्धतियों ने पानी और अन्य संसाधनों के साथ साथ समाज के रिश्तों की पूरी तरीके से अनदेखी की है, उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। परिणाम सामने है। बढ़ती हुई आबादी के दबाव, हमारी बेवकूफ़ियों ने मिलकर जगह जगह जल संकट उत्पन्न कर दिया। इतना ही नहीं, भूगर्भीय जल स्तर के समक्ष भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। तभी तो सरोवरों से सराबोर रहने वाला क्षेत्र बुंदेलखंड, जिसकी सीमा रेखा नदियां रेखांकित करती हों, वहां पानी की समस्या का शोर सुनाई दे तो खोट तो कहीं ना कहीं है और उसे रेखांकित करना ही होगा। बचपन से अब तक जब भी बुंदेलखंड की चर्चा होती है, शौर्य की पताकाएं मानस पटल पर तैरने लगती हैं। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, अर्थात
जमुना, नर्मदा, चंबल, टोंस जैसी पावन सरिताओं से आवृत क्षेत्र प्यासा हो रहा है, यह चिंतनीय है और सोचनीय है। भारतवर्ष के मानचित्र पर जमुना, नर्मदा, चंबल का दबदबा सदैव रहा है, और फिर त्राहि त्राहि कैसे, और वो भी पानी के लिए। आजकल पूरा देश जल समस्या से ग्रस्त है। पेयजल और कृषि सिंचाई के लिए पानी आवश्यक है, अन्यथा बिन पानी सब सून की स्थिति होती है। आज समूचा क्षेत्र पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहा है। हमारे पूर्वज जिनकी दृष्टि साफ थी, सोच स्पष्ट था, समाज कल्याण से ओतप्रोत उनका चिंतन था, उन्होंने बरसाती जल के संग्रह के लिए तालाबों का निर्माण कराया और जगह जगह सरोवर, झीलें, बावड़ियां और कूपों का निर्माण कराया। दरअसल इन सब से कृषि कार्य भी संपन्न होता था और पेयजल समस्या का भी निदान होता था। हाँ, तब आबादी कम थी, आबादी का दबाव कम था। धीरे धीरे धरती पर आबादी का दबाव बढ़ना शुरू हो गया। यंत्रों ने भी अपने पैर जमाकर पुराने जमे जमाए पैरों को उखाड़ना शुरू कर दिया। समूची सभ्यता हिल गई, संस्कृति में कंपन आ गया। मानव जीवन जो प्रकृति का चकेरा था, धीरे धीरे मशीनों का गुलाम होने लगा। इधर शासन सत्ता में भी विदेशियों का हस्तक्षेप हुआ, सभी कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। धीरे धीरे हमारी जिंदगी गुलामी की जंजीरों में बंधने लगी। फिर शोषण का नया दौर नए ढंग से प्रारंभ हुआ और उसे नाम दिया गया विकास। तालाबों के निर्माण बंद हो गए, बड़े बड़े बांधों का निर्माण प्रारंभ होने लगा। बांधों के लिए नई नई तकनीकें निकलने लगीं, स्वतंत्र बहने वाली सरिताएं रोक दी गईं। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया और प्रकृति ने भी धीरे धीरे बाढ़, सूखा का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश राज शासन ने तालाबों की महत्ता को समझा। सिंचाई प्रखंडों के साथ साथ टैंक डिवीजन भी स्थापित किए। फलतः तालाबों की कुछ रक्षा हो सकी। जैसे बांधों के बनने से विकृतियों ने पर्यावरण पदार्पण किया, धीरे धीरे तब तक शायद उनकी आहत नियोजनकर्ताओं ने सुनी हो, अनसुनी कर दी। चूंकि तब भी आबादी का दबाव कम था, प्रकृति अपने चरम पर फल फूल रही थी, उसने भी छोटी मोटी भूलों को नजरअंदाज कर दिया। समय बढ़ता गया, आज़ादी का सूर्योदय हुआ, विकास की चर्चा जगह जगह, विकास के नगाड़े धमाधम बजने लगे। बेतहाशा प्रकृति का दोहन प्रारंभ हो गया, कहीं सड़कों के नाम पर, कहीं निर्माण के नाम पर, कहीं बिजली के उत्पादन के नाम पर। एकदम से विकास की ताबड़तोड़ स्थितियों ने पर्यावरण लड़खड़ाने लगा और प्रकृति संरक्षण को भूलकर हम दिन रात प्रकृति का दोहन करने लगे। साथ ही साथ आबादी को भी बढ़ाने में हम पीछे नहीं रहे। हमारे सिंचाई विभाग के बड़े आकाओं ने टैंक डिवीजन को समाप्त कर उसका विलीनीकरण सिंचाई विभाग में कर दिया। फलतः इसका दुष्प्रभाव आज सर्वत्र दिखाई दे रहा है। सभी तालाब जो कभी जीवनदाता होते थे, आज या तो खेल के मैदान बन गए हैं या फिर कृषि कार्यों में उनका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। उनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई है जिसके लिए बनाए गए थे, क्योंकि तालाब से एक ओर तो कृषि कार्य के लिए जल मिलना था, दूसरी ओर नगरों, कस्बों, गांवों के कूपों के जल स्तर को उसे ठीक रखना था तथा अन्य आवश्यकताओं का उत्पादन होता था, जिसमें मछली है, कमल है, सिंघाड़ा आदि। और आजकल मखाना भी इन तालाबों से उत्पादित होने लगा है। लेकिन प्रतिवर्ष तालाबों की क्षमता घट रही है। शासन, समाज और सिंचाई विभाग की मिलीजुली उदासीनता को झेलकर ये तालाब अब बेबस हो गए हैं। ये कभी परोपकारी ऋषि की भांति दाता बने थे, तालाब आज उपेक्षा के शिकार होकर के बेकार हो गए हैं। मूल गलती तब हुई जब टैंक डिवीजन की उपयोगिता को दरकिनार कर दिया गया। तालाबों की तकनीक पर बांध तकनीक हावी हो गई। फलतः तालाबों के रक्षण अनुरक्षण का बजट समाप्त हो गया। आबादी का दबाव बढ़ गया, जन उपेक्षा के शिकार हो गए हमारे ये तालाब। कटु सत्य है कि नगरों के तालाब आज एक बहुत बड़े कूड़ेदान बन गए हैं या बनते जा रहे हैं। धार्मिक कट्टरता, आडंबरपन ने भी तालाबों की स्थिति को निरंतर बदतर बनाया है। उदाहरण के तौर पर हर घर की हवन सामग्री तालाबों में डाली जाती है। प्रतिवर्ष तीज के दिन फूलों की सजावट तालाबों में विसर्जित की जाती है।
महालक्ष्मी के पूजन का हाथी तालाबों के हिस्से में आता है। सावन में शंकर का पूजन करके लोग अपने घरों में शंकर की जो पूजन अर्चना करते हैं वो सब कुछ तालाब में जाता है। देवालयों की पूजन सामग्री तालाबों के जिम्मे रहती है। इसके अतिरिक्त पितर पक्ष में श्राद्ध, कोई सामग्री फल फूल के अतिरिक्त दोना पत्तल भी होते हैं, वो सभी तालाबों की भेंट चढ़ते हैं। साथ ही साथ देव देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी तालाब में होता है। शादी विवाह के पश्चात मेहर भी तालाब में ही डाला जाता है। तो फिर क्या तालाब हमारे कूड़ेदान हैं या धार्मिक संस्कृति कृत्यों के लिए आवश्यक हैं? तो फिर इनकी जनोपेक्षा कैसी है? यदि तालाब न रहेंगे तो ये सब आप श्राद्ध और विश्वास की श्रद्धा और विश्वास के साथ जो तालाब में डालते हैं, कहाँ डालेंगे? यह ज्वलंत प्रश्न कौन करेगा? किससे उत्तर देंगे? समस्या का समाधान कैसे होगा? कुल मिलाकर एक ओर तो हर कार्य में तालाब, जिनमें वस्त्र धोना, मल त्यागना, वह भी कहा गया है। इसमें जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न हो गया है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी अधिक बात जो कष्टकारक है वह यह है कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि चंदेलकालीन तालाब जनपद महोबा में भी आज मौजूद हैं। उनमें लगभग 1000 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली है या करने जा रहे हैं। और इस प्रकार से संपूर्ण चंदेल राज्य में हर जगह के तालाब 1000 वर्ष, 1500 वर्ष और 2000 वर्ष तक की अवधि पूरी कर चुके हैं। सन 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे तब इन तालाबों में अपार जल राशि थी। इनकी सतह में जाना आसान कार्य नहीं था। मात्र 50 वर्षों की यात्रा ने ही हमारे तालाब सिमट करके, सिकुड़ करके उथले हो गए, जिनमें राहेल सागर, कल्याण सागर की स्थिति सर्वाधिक खराब हो गई है। बाकी तालाबों में अपनी स्थिति खराब होने की होड़ लगी हुई है। नगर पालिकाएं तालाब को ठीक करने में अक्षम हैं। में ग्राम पंचायतों की भूमिका तो एक दिवा स्वप्न है। रही बात सिंचाई विभाग की, तो उनके सोच में तालाब का पैमाना बांध के हिसाब का है। कहाँ है बांध के पैमाने से वह तालाब को नापते हैं और पुराव को समाप्त करने की बात ही नहीं करते। तटबंध ऊंचा करने की बात की जाती है। फलतः तालाबों को हमारी उपेक्षाएं, सरकारी उदासीनताएं, तालाबों पर बांधों की तकनीक चलाना उनके साथ अन्याय तो है ही, समूची मानवता और देश की जनता के साथ भी अन्याय है। लेकिन तालाबों की अपेक्षा जनता के लिए विशेष कष्ट साध्य हो गई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इनके दर्द को दूर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि तालाबों के दर्द को सुनें, समझें और दूर करने के लिए चिंतन करें। महोदय, सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि तालाबों के सुधार के लिए शासन स्तर से कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाएं, जिनमें टैंक डिवीजन की बहाली हो, उसमें तैनाती के लिए शैक्षणिक ज्ञान भी ऐसा हो कि तालाबों के रखरखाव हेतु जो आवश्यक है वो उनको उपलब्ध कराया जाए और उसी प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाए। तालाबों के पुराव क्षेत्र को साफ करने के लिए बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी यह पुराव समाप्त किया जा सकता है तथा इसमें आने वाले व्यय को, उसकी मिट्टी को कृषि कार्यों के लिए बेच करके पूरा भी किया जा सकता है। तालाबों की वैज्ञानिक ढंग से गणना की जाए। भू राजस्व अभिलेखों में तालाबों का रकबा जो अंकित है उसके बहाली के प्रयास तेज किए जाएं तथा जो स्थानीय भाषा में तालाबों के नाम हैं भू अभिलेखों में उनके नामों को उनके अंदाज किए जाएं, उन्हें अंकित किया जाए। तालाबों के सुंदरीकरण की योजनाएं जिला योजना से बनाने में प्राथमिकता दी जाए। तालाबों से सिंघाड़ा, कमल, मखाना का उत्पादन लेकर उसमें पर्यावरण संतुलन और स्वच्छीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालाबों में जल संभरण क्षमता करके एक निश्चित रकबा को जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करके कृषि पैदावार भी बढ़ाई जाए। तालाबों का सुदृढ़ीकरण करके कुछ ऐसे ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए कि तालाबों के जल संग्रहण से उद्यानीकरण को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जाए। जिला प्रशासन के सहयोग से जन सहभागिता अभियान भी चलाया जाए। बंधुओं, जन सहभागिता अभियान के अंतर्गत लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि वे भीषण गर्मी के दिनों में तालाबों की मिट्टी खोदकर अपने खेतों में ले जाएं। इसके लिए सघन अभियान चलाकर तालाबों की खुदाई की जा सकती है तथा कुछ हद तक जल संभरण क्षमता का विकास किया जा सकता है। तालाब से मिट्टी खोदते समय
स्थानीय तकनीकी व्यक्ति वहाँ मौजूद रहना चाहिए ताकि वह देखे कि खुदाई क्रमशः हो रही है, कहीं अधिक गहरा कहीं अधिक उथला तो नहीं हो रहा है। तालाबों की मिट्टी खेतों में जाने से कृषकों को क्या लाभ होगा यह बताना भी जरूरी है ताकि लोग आकर्षित होकर मिट्टी ले जाएं। लोगों में जनचेतना जगाई जानी चाहिए। तालाबों में अनावश्यक कोई सामग्री न डालें जिससे उनका पुराव हो सके। यदि डालें तो निश्चित अभी तक पुराव साफ करने की व्यवस्था लोगों के द्वारा स्वयं बनानी चाहिए। तालाबों के रखरखाव तथा पुराव को समाप्त कराने हेतु अविलंब कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि हम वास्तव में अपने सभी जलाशयों को स्वच्छ तथा गहरा और सिंचाई हेतु उपयोग बनाने के प्रयास करें तो समूचे देश की तस्वीर बदल सकती है और एक बार पुनः हम तालाबों के माध्यम से हरितिमा को बहाल कर पर्यावरण को संरक्षित कर परिवेश सुरभित कर सकते हैं। बंधुओं, सबसे बड़ी समस्या तालाबों के पुनर्जागरण की है और उसके लिए जनचेतना आवश्यक है। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत सरोवरों की बात की है। उन्होंने किसी एक गांव के सरोवर की भी बात की है जिसमें कई लाख रुपए व्यय किए गए हैं, परंतु तालाब निर्माण के लिए जो नए तालाबों के निर्माण वो प्रत्येक जनपद में 75 तालाब बनाने की जो बात कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक है कि हमें बहुत गंभीर सर्वेक्षण करने की जरूरत है। हमें जल समेट क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि वर्षा का पानी किस ओर जा रहा है और वहाँ पर हमें उत्खनन करना पड़ेगा और वो उत्खनन कड़ाही की नुमा होगा ताकि उसका जो जल है वो पूरा का पूरा भूगर्भ में जा सके। और उसके लिए हमें अमृतसर के स्वर्ण सरोवर की भांति पूरी तरीके से रखरखाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें जानवर स्नान न करें, उसमें लोग साबुन लगा के स्नान न करें, उनमें कपड़े न धोए जाएं। इनके प्रबंध और दंडात्मक व्यवस्था करना नितांत आवश्यक रहेगा, अन्यथा हमारे समस्त प्रयोग बेकार हो जाएंगे। बंधुओं, तालाब इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं, तस्वीर बदलने में सक्षम है, लेकिन उस सक्षमता को लाने के लिए जन सहयोग, जन सहभागिता, जन आंदोलन की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।